Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम समझेंगे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. पहला इस कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन कंपनीज को फॉर्म करने के लिए लीगल प्रोसीडियर्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी बहुत सारे पेपर वर्क हैं. आप सबमिट करोगे, फिर रिजेक्शन आएगा, फिर सबमिट करोगे करेक्शन करके, फिर रिजेक्ट होगा, एंड देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. एक एक करके डिपार्टमेंट में क्लियरेंस चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है. सो लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज यू हैव टू give all the reports to the registrar of the company, you have to give all the reports to the public in general. तो मतलब आप जो भी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो, सो यू हैव टू गिव रिपोर्ट इन जनरल पब्लिक. जैसे जो भी लिमिटेड कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आपको हर साल 4 बार रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जिसको हम क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं. तो पहला क्वार्टर होता है मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई अगस्त सेकंड क्वार्टर, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर थर्ड, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च जो है वो फोर्थ क्वार्टर है. तो साल के 4 क्वार्टर है, रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं. आप देखना न्यूज़पेपर्स में, या टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स है, या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर, इसको हम पिंक न्यूज़पेपर कहते हैं, उस पर देखना सब कंपनी के रिजल्ट्स, बैलेंस शीट डाले होते हैं. तो सीक्रेसी कुछ है नहीं बेसिकली. जो आप कमा रहे हो, जो आप गवा रहे हो, आपको पब्लिक में डिक्लेयर करना है. जनरली क्या होता है, जब कोई छोटा बिजनेस होता है, अगर आपको बिजनेस में लॉस भी है, तो आप छुपा सकते हो कि भाई लोग क्या बोलेंगे, चलो नहीं बताओगे, या प्रॉफिट भी आप छुपा सकते हो. लेकिन लार्ज कंपनीज़ में प्रॉफिट को छुपा पाना इम्पॉसिबल है, लॉस को छुपा पाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है. सो सीक्रेसी बेसिकली कुछ है नहीं. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ईच कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज. सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो. ठीक है. इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, देखो क्या है ना, इसमें वी से दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अब आप अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी जी के कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि वो पर्सनली किसी को नहीं जानते होंगे. बस वो कुछ ही लोगों को जानते हैं, जो उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं. बाकी उनके कंपनी में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, तो वो किसी को भी नहीं पहचानते होंगे. नंबर वन. नंबर टू, सिंस देर आर सो मनी ओनर्स, पैसे तो आपको मिल जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कंपनी के काम करने में. जैसे सपोज़ करो कि कल को किसी भी बड़े ओनर को लगे, बड़े बिजनेसमैन को लगे कि यार बहुत पैसे कमा लिए, अब मेरे को एज हो गई है. ऐसे बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि जब डायरेक्टर्स की एज हो जाती है और उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, अब उनको पता है कि मेरे बाद तो कंपनी में घर में कोई है नहीं जो लीगल सक्सेसर है, तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते. देयर आर मेनी कंपनीज, आई डोंट वांट टू नेम देम, देयर आर मेनी कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट जिनकी ये हिस्ट्री रह चुकी है. तो इसमें क्या है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. राइट, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रही है, मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, मैं ओनर हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. तो सेपरेशन फ्रॉम ओनर ऑफ मैनेजमेंट leads to a situation in which there is no direct relationship between efforts and rewards. There is a lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of the company, because उनको पता है ना, ये गवर्नमेंट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज़्यादा होता है, कि उनको पता है कि भाई मेरे को तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है. जैसे BSNL है, इतनी अच्छी कंपनी BSNL, इतना वाइड नेटवर्क अच्छा नहीं कर पा रही है, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो हायर लेवल के हायर पोस्ट पे बैठे, उनको पता उनको सैलरी मिलनी है चाहे कुछ भी हो जाए. तो डायरेक्टली उनको पता है कि रिवॉर्ड, मैं कुछ भी करूँगा मेरी सैलरी कम नहीं होने वाली है, ज़्यादा नहीं होने वाली है. सो एक एक डिसकनेक्ट रहता है. मोर ओवर द लास्ट साइज ऑफ द कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ओनर्स ऑफ द मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉइज. दैट्स व्हाट आई सेड. एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता है. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप ओनर हो, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कलीग्स को मिलते हो, उनके साथ बैठते हो, उनके साथ खाना खाते हो, दिस इज़ देयर इन मिस्टर रतन टाटा. बहुत बार न्यूज़ में आता है कि वो नॉर्मल जो टाटा मोटर्स की कैंटीन है या TCS की कैंटीन है, वहाँ जाके खाते हुए नज़र आए. तो दिस बूस्ट योर मोरल. बट ये सब लोग रतन टाटा जी के जितने जेनरस और महान नहीं हैं. तो ऐसा नहीं देखोगे आप कि आप कंपनी के लोग जो है वो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बना रहे हैं. वो होने से ना कंपनी ग्रो करती है, लोगों को लगता है कि यार ये यहाँ अपनापन है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में.
Numerous regulation, as we have already said, there are a lot of regulation, a lot of paperwork to be done. The company is burdened with numerous restrictions with respect to audit, voting, filing of reports. तो ऑडिटिंग करवानी पड़ती है हर फाइनेंशियल ईयर में, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सपैंड करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, बंद करना है कोई डिपार्टमेंट उसके लिए परमिशन चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ पेपर वर्क. डिले इन डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस दैट डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, बिकॉज एवरी डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतने लोग हैं, अब इतने लोग हैं तो सबकी नोट चाहिए कि हाँ भाई करो. उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत टाइम लगता है. सो इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन टेकिंग is a time consuming process. All important decisions are taken either by the board of director or the one who are referred to general meeting. It causes not only delay in taking decision but also acting upon them. मतलब डिसीजन ले लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है. इसके चलते क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, डिले डिसीजन के चलते अपॉर्चुनिटीज़ खो देती हैं. जैसे आप देखो जियो जब लॉन्च हुआ था, तो जियो ने एक रेवोल्यूशन जियो लेके आया कि इंटरनेट, मतलब मोबाइल कॉलिंग, इंटरनेट सब फ्री कर दिया था उसने, सो दैट लोग जियो का सिम लेकर के अपने मोबाइल में डाल लें और अपना नंबर बांट लें सबको, राइट. तो क्या था, जियो के पास, मिस्टर मुकेश अंबानी पास इतना पैसा है कि उन्होंने सोच के आए थे कि मुझे 1 साल के लिए लॉस करना है कंपनी में, कोई बात नहीं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि 1 साल तक मैं फ्री में सर्विस दूं ताकि सब लोग जियो का सिम खरीद लें और वो सिम एक बार ख़रीद के अपना नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि ये मेरा नया नंबर है. तो एक बार आप नंबर जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लोगों को, तो आपके पास आप फिर उस नंबर को चेंज नहीं करना चाहोगे, ठीक है. तो लोगों ने फ्री का जियो सिम लिया, उसमें इंटरनेट फ्री था. सबसे बड़ी बात, उसके पहले इंटरनेट बड़ा महंगा था. आई रिमेंबर आई स्टिल हैव एयरटेल, जो उस समय भी सेम नंबर था मेरा जब जियो लॉन्च हुआ, अभी भी वही नंबर है. एयरटेल इज़ ऑल्सो वेरी गुड. लेकिन मैं 450 रुपये 450 रुपीज़ का रिचार्ज करता था 2 GB इंटरनेट के लिए, जो महीने भर चलता था, ठीक है. उसके बाद सोचो, ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग बिकेम फ्री फॉर एवरीबॉडी. तो क्या एक तहलका मचा होगा. तो जियो ने 1 साल तक फ्री दिया, लोगों ने खूब यूज़ किया इंटरनेट की आदत लग गई लोगों को, और एक बार आदत लगने के बाद तो छोड़ना बहुत मुश्किल है. तो यूट्यूब देखने की आदत लग गई लोगों को. तो इंडिया में जो यूट्यूब है वो तो बेसिकली जियो आने के बाद ही इतना बड़ा वो बन गया, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इंटरनेट देखना चालू किया, लोग देखते गए, अपना नंबर फिर बांट दिया सबको कि भाई, तब देखा कि 3-4 महीने से यही नंबर यूज़ कर रहे हैं तो चलो मेरा ये नया नंबर ले लो, और उसके बाद जियो ने चार्ज करना चालू किया. बट एट द सेम टाइम BSNL ने, आइडिया एंड वोडाफोन अभी साथ में हो गया. पहले आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग था. वोडाफोन ने, आइडिया ने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया, ठीक है. और बाय द टाइम वो डिसीजन ले पाते कि चलो हम लोग भी फ्री करेंगे, तब तक जियो बहुत फैल चुका था. एयरटेल वॉज द ओनली कंपनी हु टिक द डिसीजन इमीडिएटली कि हम लोग भी फ्री करेंगे, एंड बाकी लोग सोचते रहे, उनको लगा कैसे फ्री करेंगे, लॉस हो जाएगा. ये डिसीजन डिले करने से देखो क्या हुआ, इट कॉजेज नॉट ओनली डिले डिसीजन बट ऑल्सो एक्टिंग अपॉन देम. मैनी अपॉर्चुनिटीज आर लॉस बिकॉज ऑफ delay in taking decision. Next is oligarchic management. Oligarchic management means कंपनी के कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में है. That's what oligarchic means. So in theory, management of a company appears to be democratic. थ्योरी में बुक्स के हिसाब से कि भाई इतने ओनर्स हैं, सब मिलके काम करते हैं, वोटिंग पावर है सबके पास, जो मैंने भी आपको बताया. बट इन रियलिटी थोड़ा अलग होता है, ठीक है. तो इसमें पेपर्स में क्या लिखा है, कंपनी अपेयर्स टू बी डेमोक्रेटिक एज डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ऐसा बोला जाता है. बट हाउएवर इन रियलिटी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगार्की, मीन्स रूल बाय अ फ्यू. शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर स्कैटर्ड एंड डिसयूनाइटेड. देखो शेयर होल्डर है, मैं भी तो कितने कंपनी का शेयर होल्डर हूँ मैं, लेकिन भाई मैं किसी को मिला ही नहीं हूँ, कंपनी के ओनर से कभी नहीं मिला हूँ. आई होल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स, आई होल्ड टाटा स्टील, आई होल्ड टाटा मोटर्स, राइट. सो इतने शेयर्स होल्ड करने के बाद आई कैन से दैट आई एम अ ओनर ऑफ अ कंपनी, बट ऑन जस्ट सम पेपर्स मेरा कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट से आज तक कभी मैं मिला ही नहीं हूँ. एक साथ जो कॉन कॉल्स होती हैं उनकी रिजल्ट आने के बाद, वो ज़रूर अटेंड करता हूँ, लेकिन वो भी फ़ोन पे होती हैं. तो personally haven't met anybody till now. The shareholder of a company are scattered and disunited.
They do not make much interest in companies meeting. Therefore, directors enjoy considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use against the interest of the shareholders. In such situation, dissatisfied shareholders have no option but to sell the shares. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कहते हैं कि शेयर होल्डर्स तो आने वाले हैं नहीं, उनको पूछने वाला कोई है नहीं, तो ऐसे बहुत डिसीजन ले लेते हैं जो शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं होते, हित में नहीं होते, और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को फ्रस्ट्रेट होकर जब शेयर्स के प्राइस गिरते हैं तो शेयर्स बेचने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके इंटेंशंस ये हैं कि हम अपना पैसा बना लें, बाकी शेयर होल्डर्स गए भाड़ में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ में बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी। तो इतने सारे कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, कंज्यूमर है, एम्प्लॉयर है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ कहते हैं हमें सैलरी ज़्यादा दो, कंज्यूमर कहते हैं बढ़िया प्रोडक्ट दो कम दाम पे, शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें डिविडेंड दो। तो सबको एक साथ सबके डिमांड को केटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, होना भी चाहिए। जैसे मैं बताऊं, चाइना में सारी केमिकल कंपनीज़ अभी बंद हैं, प्रोडक्शन बहुत साल से रुका हुआ है चाइना में, बिकॉज प्रोडक्शन जितनी भी केमिकल कंपनीज है वो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करती हैं, स्पेशली एयर पोल्यूशन। तो अब भाई पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कि चाइना में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है वी ऑल नो, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में पॉल्यूशन है। इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, बट चाइना में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। एंड चाइना ने जितने भी कंपनी पॉल्यूशन क्रिएट करती है ऑल ऑफ अ सडन बंद करने का डिसीजन लिया। आप सोचो जो कंपनीज चल रही थी उनको कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट वो सो रिच से सो पुअर हो गए, राइट। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन हैं। तो अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट सीइंग गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। जो ऑनलाइन बेटिंग करते थे उस पर 28% टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। सो ऑल ऑफ अ सडन वो इंडस्ट्री पूरे शैटर्ड। सो अब 100 रुपये की अगर आप बेट करते थे, हालांकि ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग करना सही नहीं है लेकिन वो चल रहा था। अब पहले आप 100 रुपये का अगर बेटिंग करते थे, आप 100 रुपये का पूरा आपको वो मिलता था। अब 100 रुपये में 28% कट जाएगा और 72 रुपीज़ अब आपका मेन अमाउंट रहेगा। तो द मोमेंट यू पुट 100 रुपीज़ इन अ गेम, 28% गोज टू द गवर्नमेंट एंड 72 रिमेन्स द मेन पॉट मनी जो है वो रहेगा आपका। सो यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है कंपनीज़ पे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ पे। जैसे ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ने, जब इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्टील एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टील के एक्सपोर्ट पे कुछ बैन लगा दिया। अब जितने भी स्टील कंपनीज थी वो ऑल ऑफ अ सडन पूरा मतलब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज मेजॉरिटी स्टील कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और उनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे टाटा स्टील है या एनी अदर कंपनी, वो प्रोडक्शन करती है तो उसमें एक्सपोर्ट का भी एक रहता है कि इतना एक्सपोर्ट करना है। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको बोल दिया जाए कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो कंपनी को तो लॉस है। तो एक्सेसिव मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इस पे कंपनीज़ पे, वो बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट इज अनहेल्दी स्पेकुलेशन। अब देखो स्पेकुलेशन तो क्या है कि अब ये जुआ इज अ टर्म कॉल्ड स्पेकुलेट करना। तो इसमें क्या होता है, कई कंपनीज़ के लोगों को रिजल्ट पता होता है कंपनी के कैसे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आस जो करीब करीब लोग हैं जो उनके आसपास, उनको कह देते हैं कि यार कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, शेयर्स खरीद लो। और वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स भर भर के रख लेते हैं अपने पास। अब कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग तो अलाउड नहीं है, मतलब अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं इस बेसिस पे शेयर्स नहीं खरीद पाऊँगा कि मुझे अगर रिज़ल्ट पता है और एक दिन पहले मैं शेयर्स खरीद लिया, ये इलीगल है। सपोज़ करो कि मैं किसी एक कंपनी का फाइनेंस हेड हूँ और मेरे पास रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट मैं नहीं बनाया है, रिज़ल्ट मेरे पास है कि कंपनी का रिज़ल्ट परसों डिक्लेयर होगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो मैं आज कंपनीज़ के शेयर्स को भर लेता हूँ, अपने पास खरीद लेता हूँ। और परसों जैसे रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, बेच देंगे उस समय। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये इंडिया में क्या कहीं भी अलाउड नहीं है अब तो, ठीक है। यूएस में तो मतलब जेल चल जाते हैं लोग इसके चक्कर में। तो अभी क्या है कि सपोज़ करो कि मैं कंपनी का फाइनेंस हेड हूँ, मैं तो नहीं खरीद सकता। मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया भाई तुम लोग खरीद लो, ये मेरे नाम का भी शेयर खरीद लेना, मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, तुम लोग खरीद लो कुछ कुछ करके, जो प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन इसको कहते हैं। तो बहुत बहुत स्पेकुलेशंस हैं, गलत रिजल्ट दिखा देते हैं,
रिजल्ट में लॉस है, एक्चुअल रिजल्ट लॉस है, लेकिन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उसको प्रॉफिट दिखा दिया, कंपनी के शेयर्स के वैल्यू बढ़ गए। और जैसे ही ये भांडा फूटता है, भांडा फूटने में जो टाइम लगता है, आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिखा दिए, खराब को अच्छा करके दिखा दिया, अचानक से फिर कोई रेड फ्लैग रेस करता है। मतलब रेड फ्लैग रेस करना मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है यार ये कंपनी में मेरे को गड़बड़ लग रही है, फिर उसमें छानबीन होती है, फिर पता चलता है, तब तक तो गेम ओवर हो चुका होता है, क्योंकि जिसने कमाना कमा लिया। तो इसमें अनहेल्दी स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर डेल्ट इन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, द प्राइसेज ऑफ दीज शेयर्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन हेल्थ, डिविडेंड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो स्टॉक शेयर्स के जो प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसा है, कंपनी कितना डिविडेंड देगी, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। डायरेक्टर्स में मैनिपुलेट एनुअल अकाउंट टू मेक इलीगल गेन्स थ्रू स्पेकुलेशन इन कंपनी, जो मैंने बोला कि मैनिपुलेट करके रिजल्ट दिखाते हैं। अ फ्यू इंडिविजुअल में कॉर्नर दिस शेयर्स टू गेन कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो कुछ लोग शेयर्स को खरीदते रहते हैं, मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास हो जाते हैं, तो कंपनी में कंट्रोल करते हैं वो। So violent fluctuation in share prices caused by unhealthy speculation reduces investors' confidence and lead to financial crisis. There are many companies जिसके शेयर्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, 100 रुपये का शेयर 500 हो गया, 500 में जब जनरल पब्लिक आई कि भाई ये क्यों बढ़ रहा है, ज़रूर कंपनी में कुछ अच्छा है, वो कंपनी जब 500 में ले रही है तो जिन्होंने 100 में लिया था अब वो 500 में उन्हीं को बेच रहे हैं, क्योंकि शेयर तो लिमिटेड है ना, मतलब एक नंबर्स फिक्स्ड है, वही शेयर मार्केट में रोटेट करते हैं। तो जब किसी को लगा कि 500 में यार ये और बढ़ेगा, वो उसने 500 में लिया, उसके बाद 500 उसने ज़िंदगी में नहीं देखा उस पर, वो हमेशा 500 से नीचे 100 150 वापस आ गया और फ्रस्ट्रेट होकर बेचना पड़ा। लोगों ने अपने घर डुबा दिए हैं, 1-1 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए जिसकी वैल्यू आज के रेट में 10 लाख 20 लाख रुपए भी है। तो इसमें स्पेकुलेशन बहुत होता है, विच इज़ नॉट गुड। तो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें। So this is it. We have come to an end of limitations. I hope you enjoyed the session, and if you did, do like, subscribe and share the channel with your friends so that हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो. Thank you so much.